तो विल स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट 16 नाउ। तो देखो, अब ये लोग जैसा कि था लास्ट 15 में हम लोगों ने मेला के बारे में किया था कि मेले में सब जाते हैं, वहां पे जो सारी इंसिडेंट होती है, उसके बाद फिर से ये लोग वापस घर आते हैं। और यहाँ पे एक छप्पर के नीचे, मतलब कि जो छत होती है, रूफ होती है, उसके नीचे जहाँ रात को भैंस बनती थी, मतलब कि बफेलो को बांधा जाता था, और वहीं पर राख और पुआल के सहारे फर्श का गीलापन पोछा जा रहा था। मतलब क्या होता है ना कि जहाँ पे गैस सॉरी भैंस रहती है, तो वहां पे वो क्या बोलते हैं, जो उनका डंक होता है, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा गीला, मतलब कि एकदम वेट होता है फ्लोर वगैरह। तो उसके लिए जो राख होता है, मतलब जो एशेज होते हैं, मतलब कि एक्चुअली जानवरों के पास मॉस्किटोज को भगाने के लिए लोग जैसे वो उपले बनाते हैं ना, वो गोबर वाला, गोबरा जो तुम लोग कन्नड़ा में बोलते हो, तो उससे जो बना करके उसे आग जला करके उसके जो एशेस बचते थे, उस एशेस को उस पे डाला जाता था ताकि वो जो वेट पार्ट था वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और भैंस की यूरिन की वजह से बहुत ही स्मेल आ रही थी, और लेकिन जो थोड़ा सा मतलब कि ड्राई हो गया था उस राख को डालने से, उसकी वजह से इनको लग रहा था कि चलो फर्श साफ हो ही गया है। उसने राख के ऊपर एक लंबा चौड़ा टाट बिछा दिया, और उसी एशेज के ऊपर उसने एक टाट बिछाया। टाट का मतलब कि जो बैम्बू स्टिक होता है ना, उसी से जस्ट लाइक एक छोटा सा स्मॉल सा बेड जैसा बनाते हैं। जस्ट लाइक हम लोग जैसे कि कैसे किसी रिसोर्ट में या एडवेंचर कैंप में जाते हैं तो वो हट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री ट्री हट या ट्री हाउस जो बोलते हैं, उसके ऊपर जो डाल करके पेड़ों के ऊपर छोटा छोटा सा बनाते हैं, वैसा ही कुछ। टाट पर उसने एक भड़कीली दरी बिछाई जिसने एक कोने पर लिखा था न्याय पंचायत भीकम खेर। उसने एक मैट डाला और उस पर लिखा था न्याय पंचायत भीकम खेरा, मतलब कि वो जो मैट थी वो भीकम खेरवी से आई थी। दरी के बीच उसने एक लकड़ी की संदूक लाकर रखी और एक मैला सा बस्ता। दरी के मिडल में उसने एक लकड़ी का बक्सा लाया। बक्सा इन द सेंस कि वो हम लोग देखते हैं ना, वो 3 वाला जो बड़ा सा बॉक्स होता है, वैसा ही संदूक का मतलब देखते हो ना, ओल्डन टाइम में जब राजा लोग होते थे तो उनकी ज्वेलरी वगैरह उसी तरह की बॉक्स में रखी जाती थी, तो वो वुड का बना होता था, इसीलिए उसे संदूक कहा जाता था। इवन एक मैला सा बस्ता, मतलब एक बैग था जो काफी डर्टी सा दिख रहा था। उसके बाद पास के चबूतरे पर जाकर उसने 2 बार थूका, मतलब कि स्पिट किया, उतना थूका और एक बीड़ी सुलगा ली। उसके बाद उसने एक बीड़ी में आग लगाई और मुंह में रख लिया। न्याय पंचायत भीकम खेरा का अधिकार क्षेत्र शिवपालगंज गांव सभा पर भी था। जैसा कि हम लोगों ने भीकम खेर भी वो अ, क्या थे, रामाधीन बाबू, तो उनका भी क्या था कि थे वो भीखम खेरवी के, लेकिन उनका जो मतलब एरिया शुरू होता था वो शिवपालगंज से भी शुरू हो जाता था, क्योंकि वो भीखम खेरवी से ज्यादा शिवपालगंज में ज्यादा टाइम बिताते थे और अपना अधिकार भी समझते थे। कुशार प्रसाद, मतलब कि जो छोटा पहलवान का बाप था, जो लंगर, छोटे पहलवान पर मारपीट का मुकदमा चलाया था। ये तो हम लोगों को याद होगा कि दोनों बाप बेटे के बीच मारपीट हुई थी, और कुशार प्रसाद बोल रहे थे कि इस बार अपने बेटे को मैं कोर्ट में जरूर ले जाऊंगा। आज उसकी तीसरी पेशी थी, मतलब ये थर्ड डेट थी आज, हेयरिंग थी। पहले की 2 पेशियों में कुल इतनी कार्रवाई हुई कि कुशवाहा और छोटे हाजिर आए, पर पंचों के न आने का मुकदमा नहीं गया। एक्चुअली में पहले जो डेट पर हुई थी उसमें कुशवाहा और छोटे पहलवान आ तो गए थे, लेकिन वहां पर पंचायत नहीं आई थी, तो इसलिए आगे का प्रोसेस हुआ नहीं था। चबूतरे पर बैठकर बीड़ी पीने वाले न्याय पंचायत का चपरासी था, मतलब जो एक जैसा, मतलब चबूतरे इन द सेंस कि जैसे लाइक प्लेटफॉर्म बना होता है ना, सिटिंग प्लेस की तरह, वहां पर न्याय पंचायत का चपरासी बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था। बीड़ी पीकर उसने फिर से थूक दिया, फिर टेढ़े होकर बदन तोड़ा और अपने आप से कहा, कहाँ मर गए थे लोग। जब किसी ने कोई आंसर नहीं दिया तो उसने दूसरी बीड़ी सुलगा दी। मतलब वो इन लोगों का इंतजार कर रहा था कि लोग आए, मुकदमा शुरू हो, काम खत्म, लेकिन लोग आए नहीं थे, तो उसने बोल दिया, सब कहाँ मर गए थे तुम लोग। उसके बाद 4 आदमी एक साथ आते हुए दिखाई पड़े। उसमें से एक कोशा प्रसाद था, दूसरा छोटे पहलवान, बाकी 2 पंच थे, मतलब कि पंचायत में से। कोशा प्रसाद की खोपड़ी पर घाव के 2 हल्के से निशान अभी भी थे, इसलिए उन्होंने खोपड़ी
घुटा ली थी। कहने का मतलब कि वो इतना चाह रहे थे कि वो जो निशान है वो पंचों को अच्छे से दिख जाए ताकि उसका केस स्ट्रांग हो जाए। इसी तरह के नक्शे पर घाव के दो पठार बड़ी आसानी से देखे जा सकते थे। वही वाली बात कि वो निशान मतलब विजिबल थे, लोग देख सकते थे। वे लोग दरी पर बैठ गए, सिर्फ छोटे पहलवान छप्पर से हटकर खुले में धूप खाने के लिए खड़े। छोटा पहलवान जो था उसको धूप चाहिए थी तो वो उठ करके खड़ा हो गया। एक पंच ने चपरासी से पूछा, सरपंच अभी नहीं आए क्या? उसने बोला, अभी कैसे आएंगे? चपरासी ने समझाया, शिवपालगंज गए थे, तहसील में कुछ काम था, वहां अटक गए होंगे। तब तक लोग गपशप करने लगते हैं। दूसरा जो पंच था उसने गुस्सा गुस्सा से पूछा, अच्छा तो तुम्हारे इस चोट के क्या हाल है ये बताओ? फिर खुद ही जवाब देता है, अरे ठीक तो जान पड़ती है, मतलब जो उसके निशान थे वो धीरे धीरे ड्राई हो रहे थे और उतना बड़ा कुछ मेजर दिख नहीं रहा था। कुसर थोड़ा सा मतलब गुस्से में आकर के बोलता है, मुझसे क्यों पूछते हो, खड़े तो हैं वो हमारे श्रवण कुमार, उन्हीं से पूछो। मतलब कि छोटे बेटे जो छोटा पहलवान खड़ा था तो उसको मतलब उसकी तरफ इशारा करके बोलता है कि आप उसी से पूछो ना, वो तो उधर ही है हमारा श्रवण कुमार जिसने ये घाव दिया है। छोटे पहलवान अपने को श्रवण कुमार की हालत में नहीं देखना चाहते थे। कंधे पर कांवड़ रखते हुए, मतलब श्रवण कुमार के बारे में हम क्या जानते हैं कि उन्होंने अपने कंधों पर अपने दोनों माँ बाप को उठा करके घुमाया था, मतलब जिस तरह वेगिंग मशीन होती है उस तरह से एक टोकरी में रख करके। तो छोटा पहलवान को ये बात अच्छी ही नहीं लगी, बोला मैं श्रवण कुमार की तरह बन भी नहीं सकता, ये सब मजदूरों का काम होता है। छोटा चिढ़ गया, बोला कौन इतना महान काम करेगा जो माँ बाप को कंधे पर घुमा कर उठा करके घुमाए। छोटा पहलवान चिढ़ करके बोला, अरे श्रवण कुमार के बाप का नाम भी तो पूछो उनसे, वो भी श्रवण कुमार है। इस खानदान में सब के सब श्रवण कुमार ही होते हैं। मतलब इस तरह से समझो कि दोनों बाप बेटे जो थे एक दूसरे पर कमेंट किए जा रहे थे। वो उसको श्रवण कुमार बोल रहा था, वो उसको श्रवण कुमार बोल रहा था, मतलब कि बहुत अच्छे हो। लेकिन ये कमेंट था, दोनों में से कोई भी श्रवण कुमार नहीं थे, दोनों लड़ाई झगड़े में एक्सपर्ट थे। एक मंच ने उन्हें टोका, ए पहलवान, गाली गलौज मत करो, हम अदालत में हैं, अदालत की तौहीन होती है, मतलब इंसल्ट होती है। छोटे ने कहा, साले कहना कोई गाली नहीं है, मतलब साला कहना कोई गाली उसके लिए नहीं थी। इतना कहकर वे दरी पर आकर बैठ गए। पंचों का चेहरा देख करके वे मुस्कुराए और वो दिखाने के लिए थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे, कह रहे ये सब बातें मजाक में हो रही हैं। 14 लड़कों को हमने पैदा किया और हम ही को ये सिखाते हैं कि औरत क्या चीज है। हमें बताते हैं कि साली कहना गाली है, ये तो सिर्फ बात करने का तरीका है। मतलब उन दोनों के हिसाब से कुशार प्रसाद या फिर छोटे पहल, इन दोनों के लिए साला कहना कोई गाली नहीं थी। उन लोगों को लगता था ये तो बस ऐसे ही हंसी मजाक के लिए बात करने का एक तरीका है जिसमें हम साला और साली का यूज करते हैं। एक पंच ने कहा, मगर साले कहना तो गाली है। छोटे पहलवान दोबारा मुस्कुराए, जैसे बड़ा ही शरीफ टाइप का इंसान है। बोले, असली गाली तुमने अभी सुनी नहीं है पंडित जी, अगर मैंने सुना दी तो तुम्हारा कलेजा बाहर आ जाएगा। सरपंच ने आते ही फील किया कि लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं लेट क्यों आया हूँ। वे आते ही गुनगुनाना शुरू कर दिए, मतलब कि जैसे होता है ना कि इंसान गुस्से में कुछ भी बोलता चला जाता है, लोग सुन रहा है नहीं सुन रहा है उससे कोई मतलब नहीं। उसे कहा, चारों तरफ बड़ा भ्रष्टाचार है, मतलब हर जगह करप्शन फैला है। तहसील में एक दरख्वास्त लगानी थी, मतलब वही एक एप्लीकेशन देनी थी, और जिसके लिए सोचा था कि मैं वहां पर दे करके चलाऊंगा, काम हो जाएगा। लेकिन वहां भी लोगों को हर तरफ मतलब भ्रष्टाचारी दिखाई देता है। लोग हर तरफ से कुछ ना कुछ घुस जाते हैं, कोई रुके कोई मेरे आगे पीछे करे तभी वो काम होगा। एक सरपंच दूसरा जो था उसने बहुत देर के बाद कहा, फिर भी देर बहुत हो गई, 1 बजने को आ गया, मतलब 1 o'clock होने वाला था दोपहर का। हिंदुस्तान की ही खराब बात है, अंग्रेज इस मामले में पक्का था, टाइम का बड़ा मतलब उसने इस मेन सरपंच के आने पर कमेंट कर दिया कि हम हमसे अच्छे तो अंग्रेज थे, कम से कम वो पंक्चुअल थे अपने टाइम पर, लेकिन हम सब पता नहीं क्या करते हैं, हम इंडियन तो महान ही है।
सरपंच ने जोर से कहा, तो तुम तो मौजूद हुई ना, तुम क्या किसी अंग्रेज से कम हो? क्यों दरी के बीचों बीच पलथी मारकर बैठ गए? चपरासी से बोले, चलो कार्रवाई शुरू कर, पुकार लगाओ। यह देखकर भी कि कुशहर और छोटे पहलवान वहां पहले से मौजूद हैं, चपरासी ने, जैसे कि मतलब कोर्ट में हाजिर करने के लिए बुलाया जाता है, बोलता है, कोई कुशहर प्रसाद बनाम छोटे हाजिर हो? छोटे ने कहा, हाजिर तो है ही, देख नहीं रहे हो आंखें हैं कि बटन तुम्हारी? सरपंच ने पूछा, पंचायत मंत्री आज भी नहीं है। उनके साले के सारू के यहाँ आज जोनार थी, उसमें गए हैं, हमारे यहाँ कहला दिया है एक वंश में। मतलब जोनार का मतलब ना किसी के यहाँ मतलब वो श्राद्ध का काम था, तो उसमें कोई गया हुआ था, तो उनके साले के सारू गया और उन्होंने कह दिया है कि आज हम नहीं आ पाए। ये पंचायत मंत्री भी बस ऐसे ही है, शिकायत के वक्त मतलब जब भी काम हो तो इधर उधर भागते फिरते हैं, मौके पर हमेशा धोखा दे जाते हैं। अब बताओ, पता नहीं कौन मिसल कहाँ रखी, मतलब कौन सा पेपर कहाँ रखा हुआ है किसी को पता नहीं है। खुद तो खाने चल दी है और हम यहाँ बैठे हुए हैं। सरपंच जी नाराज होकर के भुनभुना रहे थे, छोटे पहलवान बिना किसी इंटरेस्ट के देख रहा था। सरपंच ने अपनी बात आगे बढ़ाई, यही पंचायत मंत्री पिछले साल, 5 साल का मतलब पिछले साल, जब गगन के मामले में फंसा था, तो दिन भर में हमारे घर 4 बार चक्कर लगाता था। अब इधर आने से घबराता है, खानदानी बदमाश है ये। छोटे पहलवान सामने के चबूतरे और नीम के पेड़ के नीचे क्यों देखने लगे। उन्होंने पूरी बात सुनी नहीं, बोले, सरपंच जी किसे बदमाश बता रहे हो? सरपंच ने चीख कर कहा, अरे तुम्हें क्यों चीटियां काट रही है, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। तुम अपने काम से काम रखो, तुम क्यों इसमें घुसते हो? तुम्हारी बदमाशी की मिसल तो अब खुलने वाली है, देखते जाओ। मतलब तुम्हारा काला चिट्ठा अभी खुलेगा, तुमने क्या क्या किया है। छोटे पहलवान उठकर खड़े हो गए और बोले, यहाँ मुकदमा करना बेकार है, सरपंच तो मुझे पहले से ही बदमाश बता रहा है, फैसला क्या करेगा? मतलब जब इसने मुझे डिसाइड कर लिया है कि मैं ही बदमाश हूँ, डिसीजन तो ऑब्वियसली ये मेरे खिलाफ ही देगा। कुशल प्रसाद चुपचाप बैठे थे, वे भी अचानक खड़े होकर बोले, ठीक है चलो। पर उसी समय उन्हें शायद याद पड़ गया कि अपने लड़के पर मुकदमा उन्होंने दायर किया है। वे घबरा कर बैठ गए, फिर बोलने लगे, जब यहाँ दावा दायर कर दिया तो पूरा मुकदमा यही होगा, सरपंच जी ही फैसला करेंगे। ऑब्वियसली जब किसी ने मुकदमा किया है तो फैसला तो जिससे भी सुनना है हमें उसी का बात मानना होगा। चपरासी चबूतरे में बैठा हुआ पूरी सिचुएशन को देख रहा था, वहीं से बोला, ठीक कहते हो कुशल। एक ने कहा, मेरी माँ ने खत्म किया तो बोले कि बुरा किया। फिर उसने कहा कि कसम करके छोड़ दिया तो बोले बहुत बुरा किया। मतलब कि जब भी हम किसी खराब सिचुएशन में होते हैं तो कसम खा खा के सच बोलते हैं, लेकिन जब वो सच भी सच नहीं रह जाती तो फिर एक दूसरी कसम खा करके उसे सही बताने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो कुसार ने चपरासी की ओर देखकर सिर हिलाया और बोला, टीचर हो तुम, लेकिन बात तो सही कह रहे हो। फिर वे छोटे से बोले, बैठ जाओ, मुकदमा हो ही जाने। छोटे ने कहा, बापू तुम तो दुमुहा सांप की तरह आगे भी चलते हो पीछे भी। मतलब दुमुहा, दुमुहा सांप का मतलब पता है? एक ऐसा स्नेक जिसकी ना आगे भी मुंह होती है और पीछे भी मुंह होती है, मतलब टेल की जगह भी मुंह ही होती है और आगे भी मुंह की तरह। गूगल करके देखना। और ना वो दोनों अपने हिसाब से आगे चलने के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। छोटे पहलवान बोले, हमें ना पढ़ाओ गुरु, हमें यहाँ मुकदमा कराना मंजूर नहीं है। मैं यहाँ से उठकर सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा और मैं इसी वक्त तुम्हारे आगे मुकदमा रोकने की दरख्वास्त धांसे देता हूँ। मतलब कि मैं इस केस को आगे नहीं बढ़ाने की दरख्वास्त लिख करके जाता हूँ। अदालत के एक पंच जो उसमें बैठे हुए थे, वो कहते हैं कि अरे किसी का विरोध नहीं करते, बदले में कोई उनका विरोध नहीं करता। मतलब कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, तुम अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करोगे तो दूसरा भी तुम्हारे खिलाफ नहीं करेगा, तो इससे शांति ही शांति रहेगी।
इसीलिए जनता की भी शांति रहेगी और हमारी भी शांति रहेगी। इसीलिए इस तरह की चीजों में फंसना ही नहीं चाहिए। अब वो उन्होंने एक मतलब बात बतानी शुरू की कि देखो पहलवान, पंच परमेश्वर होते हैं और जो भी इस कुर्सी पर बैठा है वो अन्याय नहीं कर सकता। मुंह से जो भी निकल गया ऊपर कलम से न्याय की ही बातें निकलेगी, बैठ जाओ। मतलब उसने कह दिया कि ये जो जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, न्याय की कुर्सी पर पंचायत बन करके, तो हम यहाँ बैठ करके अन्याय तो कर नहीं सकते। हो सकता है हमारे मुंह से कुछ और निकल जाए, लेकिन हमारी जो कलम है ना, उससे सही चीज ही निकलती है और वही निकलनी भी चाहिए। अब तुम बैठो। अब इस अच्छी सी वाणी का मतलब जो पंच ने ये जो स्टेटमेंट दिया, ये कुशल छोटे पहलवान को अच्छी नहीं थी। वो धम से फर्श पर मतलब फ्लोर पर बैठ गया, धीरे से बोला, मुझे क्या पता था कि पंचों की कलम असली है और जबान दोगली है, पर तुम इंसाफ का जिम्मा लेते हो तो बैठ जाता। मतलब छोटे पहलवान को पता था कि उसने गलती तो की है, अपने पिता को मारा है एटलीस्ट, और उसको चोट भी लग गई थी। तो उसे लगता है कि अरे गलती तो मेरी हो ही गई, और ये बोलता है कि इंसाफ ही करेगा, तो मेरा ही बुरा होगा। और मुझे नहीं पता था कि ये पंच बोलते कुछ है और इनकी कलम कुछ और करती है, सही वाली चीज। पंच बोले तुम बैठो, उम्र भर मुकदमा लड़ो, लेकिन फैसला तो कलम से ही होगा। चपरासी जो था बैठे बैठे ये सब देख रहा था। उसे ना थोड़ा सा ये ड्रामेटिक चीज लग रहा था, फिर भी देख रहा था कि मैटर तो सुलझ रहा है, मतलब कि मैटर ठीक ठाक हो रहा है अब धीरे धीरे। बोला, बात से होता क्यों नहीं पंडित जी, घोड़े की लात और मर्द की बात कभी खाली नहीं होती। मतलब उसने कहा कि अरे पंडित जी, सब कुछ होता है। मर्द जो होते हैं ना, मतलब सच्चे जो मर्द होते हैं, उनकी बात में ताकत होती है। और जिस तरह घोड़ा भी अगर एक लात मार दे तो क्या मजाल कि कोई उठ पाए, उसी तरह मर्द की बात में भी दम होता है। सरपंच जो थे अंदर ही अंदर अपनी गलती फील कर रहे थे। चपरासी से बोले, 100 दफा कहा है कि अपना मुंह बंद करके बैठ, पर तेरा मुंह हमेशा चरखा की तरह चलता ही जाता है। लगाऊं क्या एक झापड़? पंच ने कहा, इसे छोड़िए सरपंच जी, मिसिल खोलिए, मतलब वही मुकदमा खोलिए, देखिए क्या है। एक सरपंच ने दूसरे से कहा, कुसहर का इस्तगासा पढ़कर मुलजिम को सुना दीजिए। मतलब कुसहर ने जो दिया है वो पढ़ करके पहले मुलजिम जो भी है, मतलब कि उसके बेटे पर जो किया गया था, उसको सुनाई। उस पंच ने इधर उधर करके पेपर को देखा, और जैसे होता है ना कि जो किसी दूसरी लैंग्वेज को ना जानते हो और उसी लैंग्वेज का पेपर उसे थमा दिया जाए हाथ में, बोला जाए कि पढ़ो तो कैसा फील होगा, वैसा ही कुछ दिख रहा था। मिसल की हालत जलते हुए आलू जैसी हो गई थी। यूएनओ छाप पंच ने उसे उलट पलट कर सरपंच को और उसने उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने वो पेपर लेकर के दूसरे सरपंच को फिर से वापस कर दिया। सरपंच ने एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ को दूसरे पंच को फिर से पकड़ा दिया। दूसरा पंच भी जो था उसने किसी और को कर दिया। मतलब करते करते वो इधर से उधर पेपर हो रहा था। आखिर में तुषा प्रसाद ने कहा कि सरपंच जी, पंचायत के मंत्री तो आज आए नहीं है, आप लोग लिखा पढ़ी के झंझट में कहाँ तक पढ़िएगा, तारीख दे दीजिए, मुकदमा बाद में। मतलब शायद कुसहर जो था ना, मतलब अपने बेटे के खिलाफ केस वापस लेना चाहता था, तो वो भी बस इसी तरह इग्नोर कर रहा था। उसने बोला, देखो सरपंच जी, मंत्री लोग तो आए नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ डेट डाल दीजिए नेक्स्ट मुकदमे की, बाद में ये सब कर लेंगे हम। सरपंच ने कहा, अरे तुम भी कैसी बात करते हो कुशल, जो सिपाही होकर गोली खाने से घबराए, सरपंच होकर पढ़ने लिखने से। सरपंच को लगा कि कुशल उसकी काबुलियत पर उंगली उठा रहा है, तो उसने कहा, अरे कैसी बात करते हो, जब अगर सिपाही बने हैं तो गोली खानी ही पड़ती है, इसी तरह हम सरपंच हैं तो पढ़ना लिखना भी तो करना ही पड़ेगा। छोटा पहलवान बोला, घंटा भर से तुम लोग तीन तेरह कर रहे हो, मुकदमा करोगे या ऐसे ही इधर से उधर करोगे? सुनते ही सरपंच मुकदमा करने लगे। उन्होंने फिर से दोबारा पेपर पढ़ने की कोशिश की।
हम्म, और बहुत कोशिश करके पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आँख कभी छोटे होते थे, कभी बड़े होते थे, पढ़ नहीं पाए। अ, हाँ, फिर थोड़ी देर बाद पंच जी कहते हैं कि अरे मैंने पढ़ लिया वो पेपर। कुशल प्रसाद के लड़के छोटे बल्द कुशल प्रसाद ने कुशल प्रसाद को बिना कारण लाठियों से मारा है। दफा 323 के तहत ताजीरात हिंद का इस्तगासा, मतलब कि मुकदमा इन पर दर्ज किया गया। छोटे पहलवान इस तरह बैठे थे जैसे इन सब से उसका कोई लेना ही देना ना हो। सरपंच की से उसने पूछा, क्यों कुशल, यही बात है ना, मुलजिम छोटे ने तुमको मारा था? कुशल बोला, हाँ सरपंच जी, हजारों आदमियों के सामने मारा था, मेरी हड्डी पसली तक का भूसा बना दिया। मतलब मार मार के मेरी हड्डियों का भूसा इसने बना दिया। सरपंच ने बोला कि अरे कुशल, थोड़ा समझ बूझ कर बात करो, अगर अगर तुम्हारी हड्डी टूटी है तो मुकदमा संगीन हो जाएगा, मतलब मैटर बड़ा हो जाएगा और तुम्हें शहर की अदालत में जाना पड़ेगा, अभी तो गांव में ही हो रहा है। यहाँ सिर्फ दफा 323 चलती है, दफा 325 लग गई तो बॉम्बे का पानी पिए बिना ना बचो। मतलब बॉम्बे से, बॉम्बे का रूरल एरिया था ना, बॉम्बे जो मतलब मुंबई जो आती थी वो इनके लिए शहर होता था। तो वही बोल दिया कि तुम्हें बम्बई तक जाना पड़ जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ। कुशल ने उसको सोच कर कहा, तो सरपंच जी मेरी हड्डी सचमुच में थोड़ी ही टूटी है, यह तो कहने की एक बात है, मतलब इसने मुझे बहुत मारा था, लाठियों से पुआल जैसा पीट दिया, यह देखो सिर के घाव, यह मेरा लड़का नहीं दुश्मन है। मतलब कोई बेटा अपने बाप को ऐसे मारता है क्या? एक पंच टाट का एक कोना दबाए हुए बैठे चुपचाप माला जप रहे थे, माथे पर सफेद तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला। बुजुर्ग आदमी थे, देखने से लग रहा था कि बेचारे पुरोहित मतलब पंडित जी का काम भी करते हैं, वैद्य जी का काम भी जानते हैं, और इन सब चीजों से इस गांव में देहात में रहकर अच्छी खासी जिंदगी व्यतीत करते थे, और अगर मौका मिल जाए तो वे अपना करिश्मा शहर में भी दिखा सकते। वहां बड़े बड़े अफसरों से मिलकर उन पर चढ़े हुए सारे साथी सनीचर का खात्मा दिखाकर उनकी तरक्की या विलायत यात्रा का भविष्य बोलकर उन लोगों से काफी मोटी दक्षिणा और उससे भी ज्यादा मोटी सरकारी अनुदान झाड़ सकते। मतलब अगर उनको मौका दिया जाए तो शहर में जा करके एक छोटी मोटी चीज को बड़ा बना करके लोगों से अच्छा खासा पैसा ले सकते। उन्होंने कुसहर के मुंह से सुना कि छोटे उनका लड़का नहीं बल्कि दुश्मन है। उनका माला जपना ही बंद हो गया। उनके मुंह से निकला, हे प्रभु, मतलब इस दुनिया में क्या हो रहा है, बाप बेटे को नहीं पहचानता, बेटा बाप को नहीं। सरपंच ने कहा, बड़ी खांसी आ रही है साहब। पहलवान बोले, अरे हमारे बाप की तरह ही हैं, इनकी बात सुन लो, हमारी बाद में तुम करना। सरपंच ने गुस्से से पूछा, तो फिर तुम्हारी हड्डी नहीं टूटी? ऐसा है तो मामला दफा 323 का ही। भाला बर्शी तो चली नहीं, मतलब तुम पर कोई गोली बंदूक तलवार तो चलाई नहीं गई। कुसर ने घबरा कर कहा, नहीं सरपंच जी, हमारे यहाँ भाला वर्षी का क्या काम, 7 पीढ़ी से हम लोग लाठी ही चलाते आ रहे हैं, मतलब पिछले 7 जन्म हो गए हैं, 7 अपनी जनरेशन से हम लोग सिर्फ लाठियों से ही काम करते हैं। वे बोले, ठीक। मिसिर का एक आध पन्ना उलटकर उन्होंने फिर पूछा, कुसर अच्छा बताओ, छोटे ने तुम्हें क्यों मारा था? छोटे बोले, ये क्या खाक बताएंगे, मैं बताता हूँ। सरपंच ने कहा, मुकदमे में भी नंबर चलता है पहलवान, तुम्हारा भी नंबर आएगा, घबराओ मत। पहले कुसहर बोलेगा। छोटा बोला, घबरा कौन रहा है, तुम भी मत घबरा, भगवान चाहेगा तो एक दिन तुम्हारा भी नंबर आएगा। सरपंच ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कुसर से ही पूछा, तो बताओ भाई, छोटे ने तुम्हें क्यों मारा? कुसर बोला, क्या बताएं कि क्यों मारा, मरखन्ना बैल किसी को क्यों मारती है, ये भी कोई पूछने की बात है? कहने का मतलब कि जब हम लोग कभी रोड पर जाते होते हैं, तो जैसे कोई काऊ बफेलो ये या ऑक्सी होती है, कभी कभी सुना होगा, वीडियो भी देखा होगा, वो आकर के उठा करके पटक दे। तो उसी का एग्जाम्पल दे रहा है कुछ सर, कि अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है कि अगर कोई बैल हो जो लोगों को मारता हो, अगर आप उधर खड़े हो, आपको उठा के पटक दे और आप पूछो कि किस क्यों मारा, तो इसका जवाब हमारे पास थोड़ी होता है। तो छोटा पहलवान वैसा ही है, हमेशा मारने पर उतारू रहता है। सरपंच ने कहा, गलत बात है, बिना 2 हाथों के ताली नहीं बजती। मतलब बात सही है,
कि कुशर तुमने भी तो कुछ किया होगा, तभी तो ये छोटे पहलवान ने तुम्हें इतना मारा। कुशर मासूम बन के बोले, मैं क्या कर सकता हूँ सरपंच जी, मैं भला छोटे के मुकाबले खड़ा हो पाऊंगा। सरपंच जी बोले, इतने सीधे ना बनो कुशर, यहाँ की अदालत तुम्हारे बारे में अच्छे से जानती है, हमने पूरा इंस्पेक्शन किया है। इस उम्र में तुम्हें इस बाजी सूझती है, हमें चलाने लगे हो महाराज, तुम भी कुछ कम नहीं हो। गुस्सा बुला रहे सरपंच जी, घर पर मुझे लाठियों से मारा गया और आप यहाँ मुझे बातों से मार रहे हो, ये कैसा इंसाफ आप कर रहे हो। माला फेरने वाले सरपंच ने कहा, अब जो ढका है उसे ढके ही रहने दो प्रभु, ज्यादा ना कुरे दो कुसार महाराज, तुम बड़े महात्मा हो, ये सभी जानते हैं। मतलब कुसार के बारे में भी लोगों को पता था कि ये भी कम बदमाश नहीं है। सरपंच या सरपंच से आगे चलाइए मुकदमा, कुसहर जैसे भी हो, पर मामला तो हमारे आगे 323 का है, उसी पर टिके रहिए। जब सरपंच सरपंच के सिर पर मुकदमे का नशा चढ़ चुका था, वह ऐंठ कर बोला, तुम क्या जानो कहाँ क्या हो रहा है। अभी अभी मैं तहसील से लौट रहा था, रास्ते में लोगों से बातचीत हुई, फर्नीचर भी था, सभी ने जो सुनाया वो हम लोगों ने भी सुना। यह कुसहर किसी से कम नहीं है, जितना धरती से ऊपर है उतना ही नीचे। मतलब ये ऊपर जैसा दिखता है, इसके अंदर भी कुछ अलग तरह की क्वालिटी है। कुसहर को कुसहर को लगा कि लोगों ने मुझे या लोगों ने मेरी इंसल्ट कर दी। वो बेचारा थोड़ा दुखी होकर के इधर उधर देखने लगा। कायदे कानून के सामने वो हमेशा इसी तरह दुखी हो जाता था। इस समय उन्होंने दशों दिशाओं से सहारे की अपील की, उसकी आंखों से दुख टपकने ही वाला था, मतलब आंसू गिरने वाले थे। दोनों पंच और सरपंच उसकी स्थिति को देख रहे थे। कुसहर ने अब धीरे से सिर उठाकर अपने बेटे छोटे की ओर देखा। उधर देख के उनका मुंह फैल गया। छोटे की भौवें टेढ़ी हो गई थी, होठ भींच गए थे। वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया, सरपंच से बोला, ए सरपंच, चाय चाय बंद करो। ये कंटाप मारूंगा ना कि ये मिसिल विसिल ये जमीन में घुस जाओ। मतलब एक छापड़ लगाऊंगा ना कि तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा, तुम जमीन के अंदर चले जाओ। 2 घंटे से सुन सुन रहे हो, हमारे बाप को इधर उधर घुमा फिरा कर हरामी बता रहे हो। मतलब तुम मेरे बाप को गाली दे रहे हो। अगर हमारे बाप गंदे हैं तो तुम्हारा बाप। कहते कहते छोटे की आवाज मतलब बहुत गुस्से में आ गया, मैं भी मर नहीं गया हूँ, अब कोई असल बाप का हो तो हमारे बाप को गाली दे, तब बताता हूँ। सब शांत हो गए। चपरासी धीरे से छप्पर के दूसरे कोने की ओर बिल्ली जैसी छलांग लगाकर छिप जाता है। सरपंच जी हक्का बक्का थे। कुसर ने थोड़ा सा संतोष की सांस ली। माला जपने वाला सरपंच जो था वो आंख मूंद कर कहता है, प्रभु छोटा वैसे ही दहाड़ता रहा है, प्रभु तुम्हारी माला वाला तुम्हारे मुंह में हम घुसेड़ देंगे, तुम निकलो यहाँ से। तुम भी हमारे बाप को गाली दे रहे थे। कुसर के मुंह से और बोल फूटा, ए छोटुआ, बहुत हुआ, अब चुप रह। अदालत का मामला है, मुकदमा कहीं चल गया तो क्या करेगा। छोटा पहलवान बोला, तुम मुंह लिए बैठे रहो बापू, मैं चुप नहीं रह सकता, मैं सब जानता हूँ। मैं खुद कल शहर जाऊंगा और इन पर मुकदमा दायर करके आऊंगा। इन्होंने तुम्हें भरी सभा में न जाने क्या क्या कहा। एक एक से 1.25 लाख की कोठी में, मतलब सबको मैं ऐसी जगह भेजूंगा ना कि सबको ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे कि ये बाद में बोलना ही भूल जाएंगे आज जो बोल रहे हैं। कहकर उसने कुसहर का हाथ पकड़ा और उन्हें एक तरह से घसीटता हुआ छप्पर से बाहर निकला और अपने बाप को कुसहर प्रसाद को लेता हुआ छोटा छोटा पहलवान अपने घर चल देता है। ये था तुम लोग का 17 पार्ट।